अध्याय 3931 कौन होशियार नहीं है। 8 मकड़ी का वार, रक्त विष मकड़ी का जाला। वो दिव्य ज्वाला की सहायता से ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर की जान कभी भी ले सकता था। फिर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, तुम अभी अभी उस बड़े पक्षी से कहीं अधिक समझदार हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। रक्त विष मकड़ी ने अपने भीतरी गहराई से खतरे को भांप लिया। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, अंत में वह केवल आह ही भर सकता था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक अवर्णनीय गर्मी उसकी आत्मा को जकड़ रही हो। उसे यह नहीं पता था कि गर्मी क्या होती है, लेकिन अगर वह बेवफा होता तो झुलसा देने वाली गर्मी उसकी आत्मा को डुबो देती और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती। उसे पता था कि अब वह सामने वाले व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता, वह केवल अपने विशाल शरीर को झुकाकर अपनी अधीनता प्रकट कर सकता था। ब्लड गॉड क्लोन ने और कुछ नहीं कहा। उसने हाथ हिलाया और ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर तुरंत गायब हो गया। वो प्राचीन शहर के अंतरिक्ष में जा गिरा। हालांकि 2 परम स्तर के शाही स्तर के तारा राक्षसों की उपस्थिति के कारण ये स्थान पर्याप्त नहीं हो सकता है। ब्लड विंड स्पिरिट डिवोरिंग बर्ड और ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर दोनों ही विशालकाय थे। प्राचीन शहर का क्षेत्र छोटा तो नहीं था, लेकिन इन 2 शक्तिशाली जीवों के लिए पर्याप्त नहीं था। लगता है मुझे प्राचीन शहर के क्षेत्र को मुख्य भाग की तरह विस्तारित करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा, रक्त देवता के क्लोन ने मन ही मन सोचा। दरअसल अगर वो उच्च कोटि का दानव सम्राट बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस समय उसके शरीर में एक छोटी दुनिया समाहित होगी और वह सभी जीवित प्राणियों को अपने भीतर रख सकेगा। हालांकि उसके लिए उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर तक पहुंचना अन्य अंधकार में प्रेतों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी पदोन्नति कब होगी, इसलिए उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बनने का रास्ता सोचने के बजाय उसे प्राचीन नगर क्षेत्र का विस्तार करने का रास्ता सोचना चाहिए। उसकी अंतरिक्ष संबंधी प्रतिभा के साथ यह आसान होगा। वैम्पायर की काली आत्माओं ने देखा कि परम स्तर के शाही स्तर के शक्तिशाली तारा दानव ने रक्त देवता के क्लोन की हरकतों के बाद उसके सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। वे दंग रह गए। एक परम स्तर के शाही स्तरीय तारा दानव ने अपनी आत्मा अग्नि का स्रोत यूं ही सौंप दिया। सर्वोच्च स्तर के शाही स्तर के तारा राक्षस उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों के समकक्ष थे। वे अंधकार में प्रेतों में भी शक्तिशाली थे। साथ ही वे ये भी जानते थे कि अधिकांश तारा जीव अनियंत्रित और वश में करना कठिन होते हैं। रक्तपुत्र के लिए यह इतना आसान क्यों लग रहा था? वे इसे किसी भी तरह से देखें, ये सब अवास्तविक सा लगता था। या फिर शून्य जलप्रपात क्षेत्र में मौजूद सभी तारा जीवों को इतनी आसानी से वश में कर लिया गया था? क्या उन्हें उनमें से किसी एक को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? आखिरकार पालतू जानवर पालना आसान नहीं था। इसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। अगर वे सीधे ही परम स्तर के शाही स्तर के तारा जीव को पकड़ लेते तो उनकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती। उस समय सर्वोच्च स्तर के शाही स्तर के तारा दानव को अपनी युद्ध शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने से उनकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। जैसे जैसे वे इसके बारे में सोचते गए, उन्हें यह संभव लगने लगा। कई पिशाच आत्माएं उत्साहित होने लगीं। दुर्भाग्यवश उन्हें यह नहीं पता था कि रक्त विष मकड़ी ने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि वो शुरू से ही विषग्रस्त थी और उसने मूल जीव का रक्त सोख लिया था। उसे बुरी तरह पीटा गया था और वो बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकी। ब्लड गॉड क्लोन के कार्यों ने धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक शक्ति को नष्ट कर दिया। ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर की रक्षा करने के कारण वह अनजाने में ही आत्मसमर्पण कर देता है। बेशक एक और महत्वपूर्ण बात थी। ब्लड गॉड क्लोन पर मौजूद आभा ने मकड़ी को आगे बढ़ने की उम्मीद दी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शुरू में ही उन पर हमला नहीं करता। इसी कारण से इसने वांग टैंग के सामने आत्मसमर्पण करना चुना। इसमें ब्लड गॉड क्लोन में प्रगति की उम्मीद दिखी। इस स्तर पर मकड़ी के लिए पदोन्नति पाना अब आसान नहीं रह गया था। उसने कई वर्षों तक पूरे शून्य जलप्रपात क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन उसे सफलता की कोई उम्मीद नहीं मिली। अब जब आखिरकार उम्मीद जगी थी तो वो इसे हाथ से जाने देने को तैयार नहीं था। यदि यह लगातार मजबूत होता रहे तो बेहतर यही होगा कि वो आत्मसमर्पण कर दे उसे। इसलिए इन पिशाची काली आत्माओं के लिए परम स्तर के शाही स्तर के तारा दानव को ढूंढना और उसे अपने अधीन करना आसान नहीं था। ठीक है, तितर बितर हो जाओ, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो और जितनी जल्दी हो सके तियानलान क्षेत्र में प्रवेश करो। रक्त देवता क्लोन को नहीं पता था कि पिशाची काली आत्माएं क्या सोच रही थी। उसने हाथ हिलाकर उन्हें आदेश दिया। हाँ, पिशाच की काली परछाई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ब्लड गॉड क्लोन ने उनकी अनदेखी की और पालथी मारकर बैठ गया। जमीन
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्लड पॉइजन डेविल स्पाइडर ने कई एट्रीब्यूट बबल्स गिरा दिए थे, इसलिए उसने उन्हें गिना नहीं था। इसी दौरान वान टैंक के शरीर को कुछ प्रतिक्रिया मिली। ब्लड गॉड क्लोन ने एट्रीब्यूट बबल्स को उठा लिया, लेकिन मुख्य शरीर ही उन्हें अवशोषित कर रहा था। क्लोन होना अच्छा था, एट्रीब्यूट बबल्स बेवजह ही आ गए। मुख्य शरीर को तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन उसकी क्षमता। अचानक जोश उमड़ आया। यह एहसास अद्भुत था। विष नक्षत्र बल 12,500। विष नक्षत्र बल 10,000। विष नक्षत्र बल 8,500। विष नक्षत्र बल गुण वाले बुलबुलों की एक श्रृंखला वान टैंक के शरीर में विलीन हो गई, जिससे उसके विष नक्षत्र बल में वृद्धि हुई। बूम! एक क्षण में उसके शरीर में एक विस्फोट हुआ। उसकी विष नक्षत्र शक्ति एक निश्चित सीमा को पार कर गई थी। उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की। उसकी विष नक्षत्र शक्ति 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। स्वर्गलोक। इस समय वान टैंक फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष में बैठा था। तभी अचानक उसने अपनी क्षमताओं में वृद्धि महसूस की। वो थोड़ा हैरान हुआ। ब्लड गॉड क्लोन ने क्या किया करना, वो विशेषताओं के बोर्ड को देखे बिना नहीं रह सका। विष नक्षत्र बल 6,200/70,000, 7वें स्तर का स्वर्ग क्षेत्र। जैसा कि उम्मीद थी, ये स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा हैरान था। उसकी विष नक्षत्र शक्ति 6ठे स्तर पर थी। पिछली लड़ाई के दौरान ये बढ़ी थी, लेकिन उसे दोबारा बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। 7वां स्तर स्वर्गलोक की उन्नत अवस्था थी। अब विष नक्षत्र बल अन्य गुणों के बराबर था और उससे भी अधिक शक्तिशाली था। और यह एकमात्र गुण नहीं था जो उन्हें प्राप्त हुआ था। 8 स्पाइडर/800, 8 स्पाइडर/1200, 8 स्पाइडर/600। रक्त विष मकड़ी का जाला 1000, रक्त विष मकड़ी का जाला 1100, रक्त विष मकड़ी का जाला 900। रक्त मकड़ी का जहर 1200, रक्त मकड़ी का जहर 800, रक्त मकड़ी का जहर 1100। वे गुण बुलबुले फिर से उसके शरीर में विलीन हो गए और 3 अलग अलग ज्ञानोदय में परिवर्तित हो गए। उसी समय वान टैंक के मन में एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो दृश्य भयानक और रक्तरंजित था। वो रक्त विष वाले शैतानी मकड़ी का रूप था। सतह पर गहरे हरे और खून जैसे लाल रंग के पैटर्न थे और ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर का शरीर। वे चमक उठे और उसे ढक लिया। पूरा शरीर। बूम! अगले ही पल उसके 8 मकड़ी जैसे पैर अचानक हिल उठे। वे मुड़ गए। जैसे ही उसने उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, वे धुंधली छायाओं में खो गए। 8 अदृश्य तलवारों की चमक अविश्वसनीय गति से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। वे बेहद तीखी भी थीं। एक ठंडी चमक दिखाई दी और वह स्थान 2 भागों में बंट गया। हालांकि ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर ने हिलना बंद नहीं किया। इसके शरीर पर बने पैटर्न और शरीर में रक्त संचार का मार्ग फिर से बदल गया, जिससे यह एक अलग शक्ति में परिवर्तित हो गया। छींटे! उसके शरीर से प्रकाश की एक चकाचौंध भरी किरण उठी और उसके पास आकर एकत्रित हो गई। मोह! ये बाहर निकल आया। जैसे ही ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर के शरीर से रोशनी निकली, यह एक विशाल जाल में बदल गया और पूरे ग्रह को ढक लिया। दायरा और भी बड़ा हो सकता है। ये क्षमता पर निर्भर करेगा जिस व्यक्ति ने इसे अंजाम दिया। जाल भयानक हरे और खून जैसे लाल रंग से चमक रहा था। ये स्पष्ट रूप से जहरीला था। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंत में रक्त विष वाले शैतान मकड़ी ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर फुफकारा। उसके शरीर पर बने पैटर्न और रक्त संचार मार्ग में फिर से बदलाव आया। प्रकाश एकत्रित हुआ और उसके सिर के ऊपर एक चकाचौंध भरा प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। फिर ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर ने प्रकाश का एक गोला फेंका। हवा में प्रकाश का विस्फोट हुआ और एक चिपचिपा और बदबूदार तरल पदार्थ बाहर निकला। इसने हवा को दूषित कर दिया और एक फुफकार जैसी आवाज उत्पन्न की। 3 युद्ध तकनीकें, 3 ज्ञानोदय। पल भर में वान तेंग ने इन तीनों के ज्ञान को आत्मसात कर लिया। युद्ध तकनीकें। ऐसा लग रहा था मानो उसने वर्षों तक इनका अभ्यास किया हो और इन्हें अपनी खुद की युद्ध तकनीकें बना लिया हो। 8 स्पाइडर/ब्रह्मांड स्तर 1600-5000 अच्छी तरह से पारंगत। रक्त विष जाल ब्रह्मांड स्तर 2000-5000 अच्छी तरह से पारंगत। रक्त मकड़ी विष ब्रह्मांड स्तर 2100/5000 अच्छी तरह से पारंगत। 3 ब्रह्मांड स्तरीय विष युद्ध तकनीकें। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वान तेन की आंखें चमक उठी। वह बेहद खुश था। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग युद्ध तकनीकें ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर की प्रतिभाएं थीं। अब ये वान टेन की युद्ध तकनीकें बन चुकी थीं। वे ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच चुके थे और काफी शक्तिशाली थे।
इसके अलावा वे विष से लड़ने की तकनीकें थीं जिनकी वांग टैंग को जानकारी नहीं थी। सेकेंडरी करियर एलायंस के एक्सचेंज इवेंट के दौरान मुख्यालय में वांग टेंग ने अपने विश्व युद्धों के दौरान ब्रह्मांड स्तर की कई विश्व युद्ध तकनीकों को देखा था। ये युद्ध तकनीकें स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी असहाय कर देती थीं। ये ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के विरुद्ध भी अत्यंत शक्तिशाली थीं। अब वांग टेंग को एक साथ 3 ब्रह्मांडीय स्तर की विश्व युद्ध तकनीकें प्राप्त हुईं। इससे उसके लाभों का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह 8 मकड़ी वार एक साथ 8 हमले कर सकता है। ये बेहद तेज और अप्रत्याशित है। असली और नकली हमलों में अंतर करना मुश्किल है। दुश्मन से लड़ते समय इस युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके मैं भीड़ को भ्रमित कर सकता हूं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अब जब यह मेरी युद्ध तकनीक बन गई है तो ये केवल मकड़ी के पैरों के हमलों तक सीमित नहीं है। मैं इसका इस्तेमाल तलवार और ब्लेड कौशल जैसी विभिन्न युद्ध तकनीकों में कर सकता हूं। उनके लिए 8 स्पाइडर एक सहायक युद्ध तकनीक थी। उदाहरण के लिए किसी विशेष युद्ध तकनीक को अंजाम देते समय वो एक ही समय में 8 मकड़ी के वार को अंजाम दे सकता था और एक ही समय में 8 हमले कर सकता था। इन 8 हमलों को आपस में मिलाया जा सकता था, लेकिन इन्हें अलग अलग हमलों में विभाजित भी किया जा सकता था। ये हमले लचीले और अप्रत्याशित थे। इसके अलावा 8 स्पाइडर में जहर भी हो सकता था। यह मूल बैटल टेक्निक विशेषता में जहरीले हमलों को जोड़ने के बराबर था। इससे बचाव करना कठिन था। वांग टेंग को इस तरह की युद्ध तकनीक बहुत पसंद थी। दुष्ट लोगों के लिए यह एक अनिवार्य तकनीक थी। ये रक्तविष जाल बुरा नहीं है। वांग टेंग ने एक और युद्ध तकनीक को देखा और तुरंत उसके उपयोग के बारे में सोचा। मैं रक्तविष जाल का उपयोग शैतानी रक्तविष लता के साथ कर सकता हूँ। उसकी शैतानी रक्तविष लता एक विशाल जाल में बदल सकती थी और रक्तविष मकड़ी का जाला भी ऐसा ही कर सकता था। इन दोनों के संयोजन से जाल की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाती। ये दोनों युद्ध तकनीकें एक युद्ध तकनीक में विलीन नहीं हुई थी, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से सहयोग करता तो वो उनका अच्छा उपयोग कर पाता। शैतानी रक्तविष लता पहले से ही शक्तिशाली थी। रक्तविष मकड़ी के जाले के जुड़ने से वांग टैंग को यह नहीं पता था कि यह कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। पिछली 2 युद्ध तकनीकों की तुलना में आखिरी तकनीक ब्लड स्पाइडर पॉइजन थोड़ी साधारण थी। हालांकि वे सभी ब्रह्मांडीय स्तर की युद्ध तकनीकें थीं, लेकिन रक्त मकड़ी का जहर अन्य 2 युद्ध तकनीकों से अतुलनीय था। वे अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी और रक्त मकड़ी का जहर केवल अन्य जहरों के साथ ही मिल सकता था, जिससे जहर पर उसकी महारत और भी जटिल हो जाती थी। बेशक ये केवल सापेक्षिक था। सामान्य युद्ध तकनीकों की तुलना में यह एक दुर्लभ युद्ध तकनीक थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह एक लाभ था। इसे न लेना व्यर्थ होता। वांग टैंग मुस्कुराया। उसने ब्लड गॉड क्लोन से एट्रीब्यूट बबल्स को अवशोषित करना जारी रखा। विष क्षेत्र एकीकरण चरण तारांकन 1600। विष क्षेत्र एकीकरण चरण तारांकन 1200। विष क्षेत्र एकीकरण चरण तारांकन 1500। विष का स्रोत 1000। विष की उत्पत्ति 1200। विष की उत्पत्ति 900। वांग टैंग के मन में 2 अलग अलग ज्ञानोदय प्रकट हुए। एक एकीकरण चरण क्षेत्र का ज्ञानोदय था, जबकि दूसरा गहन और गुप्त मूल नियम का ज्ञानोदय था। उसकी विष शक्ति का दायरा तेजी से बढ़ा। विष से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान उसके दिमाग में प्रवाहित हुआ और उसकी स्मृति में समाहित हो गया। वांग टेंग का विष डोमेन एकीकरण चरण के केवल तीसरे स्तर पर था। अब इसने तीसरे स्तर को पार कर लिया है और चौथे स्तर पर पहुंच गया है। विष क्षेत्र 2000/4000 चौथे स्तर का एकीकरण चरण। इतना ही नहीं, यह एकीकरण चरण के चौथे स्तर में प्रवेश करने जितना आसान नहीं था। यह पहले ही चौथे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, जिसका अर्थ था कि वो आधा काम पूरा कर चुका था। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे आखिरकार समझ आ गया कि रक्त देवता क्या है। क्लोन ने किया। रक्त विष वाला शैतानी मकड़ी 0 जलधारा बेल्ट। ब्लड गॉड क्लोन 0 धारा के क्षेत्र से गुजर रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात परम स्तर के शाही स्तर के ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर से हुई। ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर को विष क्षेत्र की अच्छी समझ थी। इसी समझ के बल पर उसने अपने विष क्षेत्र को इस स्तर तक बढ़ाया। इससे उसका काफी साधना समय बच गया। फिर विष की उत्पत्ति का रहस्य सामने आया। ये ज्ञानोदय अत्यंत रहस्यमय था। इसकी तुलना पिछले विष से नहीं की जा सकती थी। कार्यक्षेत्र वांग टैंग के मन में अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह प्रकट हुए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से संवाद कर सकता है और उन्हें समझ सकता है। जहर की ताकत यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी।
ये प्रतीक चिन्ह विष की उत्पत्ति के नियमों की अभिव्यक्ति थे। वांग टेंग ने उन्हें पचा लिया और आत्मसात कर लिया, उन्हें अपने में बदल दिया। प्रबोधन। विष का स्रोत 29,600 बटा 40,000 चौथा स्थान। विष की उत्पत्ति का गुणधर्म भी बहुत बढ़ गया, इनकी संख्या 3,100 थी। इसके बिंदु ध्यान रहे, वांग टेंग के विष के उद्गम ओरिजिन ऑफ पॉइजन के अंक पहले ही 26,500 तक पहुंच चुके थे, जो चौथे रैंक के मध्य स्तर के बराबर था। इसे और बढ़ाना आसान नहीं था। अब उसके पास 3,100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे। यह उसके ओरिजिन ऑफ पॉइजन को चौथे रैंक तक पहुंचाने के बराबर था। वो एक उपलब्धि हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं था। सफलता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड वेनम स्पाइडर ब्लड गॉड क्लोन की उत्पत्ति की 3/4 श्रेणी की शक्तियों से लड़ने में सक्षम था। जहर। अगर ब्लड गॉड क्लोन के पास उत्पत्ति की पर्याप्त शक्ति नहीं होती और अगर वे सभी चौथे दर्जे के होते, तो शायद वो इस ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर को हरा नहीं पाता। अच्छा हुआ ये ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर सही समय पर आया। वांग टेंग मुस्कुराया, वो जहर के बारे में उसकी समझ बढ़ाने में सक्षम था। यह कोई बाधा नहीं थी, वो उसे एक बहुत बड़ा उपहार देने के लिए यहां आया था। इतना ही नहीं, ब्लड वेनम डेविल स्पाइडर ने खुद को उसके हवाले कर दिया। धन्यवाद। वांग टेंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ब्लड गॉड क्लोन के पास अब एक और परम स्तर का शाही सहायक था। वो पिछली लड़ाई के दौरान प्राप्त डोमेन और उत्पत्ति का भी उपयोग कर सकता था। मुख्य शरीर के बिना भी वह अधिकांश परिस्थितियों को संभालने में सक्षम। हालांकि वांग टेंग को जल्द ही एक और समस्या का एहसास हुआ। उसने जो ज्ञान और उत्पत्ति के नियम आत्मसात किए थे, वे सभी उसे रक्त विष वाले शैतान मकड़ी द्वारा शून्य धारा के क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। वे बाहर के विष तत्व वाले तारा जीवों से भिन्न थे। शून्य धारा के नीचे स्थित विष तत्व का ज्ञान शून्य धारा के रूपांतरण के मार्ग को समाहित करता प्रतीत होता था। ये शून्य धारा के साथ अत्यंत अनुकूल था। इसी वजह से उसका विष क्षेत्र और विष का स्रोत पहले से कहीं अधिक अप्रत्याशित और उससे निपटना अधिक कठिन हो गया था। अतीत में उसके द्वारा प्राप्त विष शक्ति अधिकतर प्रत्यक्ष थी। ये कई विषों के संयोजन पर आधारित थी ताकि उसका प्रतिद्वंद्वी इसका प्रतिरोध न कर सके। हालांकि अब यह विष थोड़ा विचित्र और अप्रत्याशित था। ठीक उसी तरह जैसे वॉर टॉरेंट बेल्ट में होता है, उसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। अगर उसका सामना फिर से अपने दुश्मन से हुआ, तो उसके पास मौजूद जहर मुसीबत खड़ी कर देगा। शून्य धारा पेटी अंतरिक्ष और समय की अराजकता है, जो अन्य ऊर्जाओं को बेकाबू कर देती है। समस्या यह है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। यदि मैं अंतरिक्ष के उद्गम और समय के उद्गम को मिला दूं, जहर की उत्पत्ति, क्या मैं इसे और अधिक अराजक और विचित्र बना सकता हूं? यह विनाशकारी जहर और भी ज्यादा भयानक होगा। यहां तक कि वांग टेंग खुद भी इस विनाशकारी जहर के स्रोत का पता नहीं लगा पाएगा। शायद वह थोड़े समय में इसका विश्लेषण भी न कर पाए। अगर बाहरी लोग इससे प्रभावित हो जाएं, तो उनके लिए इस विनाशकारी जहर से छुटकारा पाना और भी मुश्किल होगा। वांग टेंग ने तुरंत अपनी हथेली फैला दी। विष नक्षत्र की शक्ति उमड़ पड़ी और गहरे हरे रंग की रोशनी की लकीरें उसकी हथेली के चारों ओर घूमने लगी। फिर नीले, हरे और पन्ना रंग की धुंध दिखाई दी। यहां तक कि खून जैसे लाल रंग की धुंध भी थी। रंगीन धुंध धीरे धीरे आपस में मिल गई और रंगीन धुंध के एक गोले में बदल गई। उससे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वांग टेंग ने अपनी आभा को नहीं छिपाया, अन्यथा वो इसे रंगहीन और गंधहीन अवस्था में बदल सकता था। युद्ध के दौरान इससे निपटना मुश्किल हो जाता। इसी क्षण जैसे ही कोहरा घना हुआ, वांग टेंग के हाथ में एक अजीब शक्ति प्रकट हुई। अंतरिक्ष, समय, ये दोनों ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्तियां थीं। वे उसके हाथ में प्रकट हुई और रंगीन धुंध में विलीन हो गईं। बूम! पल भर में धुंध मथने लगी और एक अकल्पनीय परिवर्तन हुआ। यह अत्यंत अराजक था। समय और स्थान की शक्ति के प्रभाव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति भी अराजकता में डूब जाती। विष की तो बात ही क्या। विभिन्न विष आपस में घुलने मिलने लगे, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे और उनमें सूक्ष्म परिवर्तन आने लगे। वे अतीत के विषयों से भिन्न थे। वांग टेंग की निगाहें झपकी। वो आश्चर्यचकित था। वो खुद भी उस जहर में हो रहे बदलावों को नहीं समझ पाया जिसे उसने इकट्ठा किया था। ये पूरी तरह से अराजक था। अंतरिक्ष और समय में व्यवधान के कारण विष महज एक साधारण परिवर्तन नहीं था। यह अंतरिक्ष और समय के आयाम में एक परिवर्तन था, जिसने इसके मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। ये बहुत भयानक था। विष तत्व वाला कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता था। यहां तक कि संत स्तर का विष विशेषज्ञ या दिव्य स्तर का विष विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वांग टेंग जिस विषैली धुंध में समा गया था,
वो एक बिल्कुल नया विष था। ये सामान्य से कहीं अधिक घातक था। वांग टैंग को भी शायद इस जहर की उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। उसे यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। आश्चर्यजनक, इस नए विष के साथ भविष्य में कौन सा विष तत्व वाला मार्शल योद्धा उसका मुकाबला कर पाएगा? अरे हाँ, उसे अचानक कुछ सूझा। उसके हाथ में एक काली रोशनी चमकी और दूसरे हाथ की हथेली पर एक छोटा सा काला गू कीड़ा प्रकट हो गया। ये 6 पंखों वाला स्वर्गीय शैतान गू वम था। ये संत स्तर का विष तत्व वाला गू कृमि था। यह अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन इसमें पहले से ही साधारण शाश्वत चरण मार्शल को चुनौती देने की क्षमता थी। योद्धा, यदि किसी साधारण शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू कृमि द्वारा काट लिया जाए तो वह विष से ग्रसित और गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उस समय वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वांग टेन को इस गू कृमि का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। आखिरकार उसे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं से निपटने के बहुत कम अवसर मिले थे। सामान्य तौर पर ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं से निपटने के लिए उसे इस गू कृमि की आवश्यकता नहीं होती। वो इसे अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। बेशक कई लोग इस संत स्तर के गू कृमि के अस्तित्व के बारे में जानते थे। आखिरकार उसने इसे द्वितीय करियर गठबंधन के मुख्यालय में आयोजित विनिमय कार्यक्रम के दौरान बनाया था। कई लोगों ने इसे देखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे केवल इतना जानते थे कि वांग टैंग का गू कृमि संत स्तर के प्रथम स्तर पर था। वे यह नहीं जानते थे कि वांग टैंग वो पहले से ही इसे अपग्रेड करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उसने पहले बनाई हुई ब्लड एविल हॉट रिवाइटलाइजिंग पिल उसे नहीं खिलाई थी। अब जब वो लाइट यूनिवर्स में था तो उसे अंधेरे प्रेतों द्वारा पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। वो उसे खिला सकता था। इससे सीधे तौर पर इसकी क्षमता में वृद्धि होती है। सरसराहट। ठीक उसी क्षण जैसे ही 6 पंखों वाला दिव्य दानव गू कृमि प्रकट हुआ, उसने विषैली धुंध की असाधारणता को महसूस किया। मानो वह उसकी ओर आकर्षित हो गया और अनियंत्रित रूप से उस पर रेंगने लगा। वह वांग टैंग की हथेली के किनारे तक आया और अपनी आंखों में लालसा लिए उस विषैली धुंध को देखने लगा। फिर उसने वांग टैंग की ओर देखा। क्या तुम इसे खाना चाहते हो? वांग टैंग ने पलकें झपकाई और मुस्कुराया। जी। 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू कृमि ने धीमी सी आवाज निकाली। इसकी प्रतिभा ये थी कि यह हर तरह के जहर को निगलकर उसे अपना जहर बना लेता था। इसलिए यह इस विचित्र जहर के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। आगे बढ़ो। वांग टैंग इस गू कृमि से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। उसने उसे धुंध के गोले के और करीब ले गया। चीख। 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि ने धीमी और प्रसन्नता भरी आवाज निकाली। उसने अपने 6 पतले पंखों को हल्के से फड़फड़ाया और रंगीन विषैली धुंध में घुसते हुए एक काली छाया में परिवर्तित हो गया। जहरीली धुंध उमड़ती हुई तेजी से केंद्र की ओर सिकुड़ती चली गई, मानो उसे निगल लिया जा रहा हो। कुछ समय बाद विषैली धुंध का छोटा गोला पूरी तरह से गायब हो गया। अवशोषित 6 पंखों वाला दिव्य दानव गू कृमि हवा में तैर रहा था और अपना मुंह ऐसे हिला रहा था मानो उसे और चाहिए हो। कैसा रहेगा? वांग टैंग ने पूछा। जी। 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि ने एक कोमल स्वर में कहा। वह संतुष्ट प्रतीत हुआ। हा। वांग टैंग जोर से हंस पड़ा। लगता है भविष्य में मुझे एक और मिशन मिलने वाला है। वो है इस नन्हे जीव को खाना खिलाना। हालांकि उसने विषैले धुंध को अब और नहीं मिलाया। इसमें मौजूद विष को पचाने और अवशोषित करने में समय लगेगा। यहां तक कि एक संत स्तर के 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू वम के लिए भी, इससे पहले कि वो परिवर्तित हो सके, अपने ही जहर में तब्दील हो रहा है। अगर उसने एक साथ बहुत सारे जीव जुटा लिए तो नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा होगा। इससे शायद ये गू कीड़ा भी पनगू हो जाए। आखिरकार अंतरिक्ष और समय की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण गू कीड़ा पचा सके। अगर यह गू कृमि संत स्तर का नहीं होता तो वांग टैंग इसे इस विचित्र जहर को निगलने की अनुमति नहीं देता। अब तुम ये गोली खा सकते हो। वांग टैंग ने अपना हाथ हिलाया और एक जैड की बोतल प्रकट हुई। उसके अंदर 2 गहरे लाल रंग की गोलियां पड़ी थीं। रक्त और दुष्ट हृदय को पुनर्जीवित करने वाली गोली। ये 2 आपदाओं से निपटने वाली संत स्तर की गोली थी। ये डार्कलैंड में ब्लड गॉड क्लोन द्वारा निर्मित संत स्तर की द्वितीय आपदा गोली थी। इसमें मुख्य घटक के रूप में ब्लड हॉट 7 डेथ फ्लावर का उपयोग किया गया था और यह अत्यंत दुर्लभ थी। यह विष तत्व वाले मार्शल योद्धाओं या तारा जीवों की शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती थी। शुरुआत में केवल एक ही ब्लड हॉट 7 डेथ फ्लावर था। ये केवल वांग टैंग के उपयोग के लिए पर्याप्त था।
हालांकि उसने 2 संत स्तर की द्वितीय आपदा गोलियां बनाने में कामयाबी हासिल की। रसायन शास्त्र में उनकी महारत अद्वितीय थी। यहाँ तक कि कुछ संत स्तर के कीमियागर जो कई वर्षों से कीमिया का अभ्यास कर रहे हैं, वे भी एक ब्लड हॉट 7 डेथ फ्लावर से 2 विपत्ति संत स्तर की गोलियां बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन दोनों गोलियों की प्रभावकारिता 100% थी। इनका असर सामान्य गोलियों से बेहतर था और ये बहुत ही दुर्लभ थी। वान टैंग ने जेड की बोतल खोली। उसमें से एक तेज सुगंध निकली। जी। 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि ने एक तीखी चीख निकाली। वह पहले से भी ज्यादा उत्तेजित था। जाहिर है उसे इन 2 गोलियों का फायदा महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं इसे आपको तुरंत दे दूंगा। हालांकि आप इसे केवल तभी ले सकते हैं। एक खा लो, दूसरा मेरा है। वान टेंग ने उसके चिंतित चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। जी। 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू कृमि ने वान टैंग को ध्यान से देखा। खाओ, खाओ। वान टेंग ने गुस्से से आंखें घुमाईं। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास के सभी लोग और जानवर खाने के शौकीन हैं। जब भी उन्हें कोई स्वादिष्ट चीज दिखती, वे बेचैन हो जाते। उसने ब्लड एविल हॉट रिवाइटलाइजिंग पिल में से एक गोली निकाली और उसे 6 विंग्ड हेवनली डेविल गू वम को दे दी। 6 पंखों वाला दिव्य दानव गू कृमि इस बार और भी तेज था। वो पलक झपकते ही प्रकट हुआ और गोली पर लेटकर उसे तेजी से चबाने लगा। पलक झपकते ही उसने पूरी गोली निगल ली। बूम। 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू वम के शरीर से एक घना काला प्रकाश निकला। फिर एक घना काला कोहरा उमड़ पड़ा और उसे घेर लिया। काली धुंध से तीव्र दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, हवा में एक फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दी। यह क्या है? शोरगुल सुनकर गोल गेंद फिर से उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने चारों ओर देखा और हैरानी से कहा, क्या तुमने इसे रक्त दुष्ट हृदय पुनर्जीवन गोली दी है? हाँ। वान टैंग ने 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू कृमि के रूपांतरण को उत्सुकता से देखा। उसने सिर हिलाया। आप सचमुच बहुत उदार है। ये तो 2 विपत्तियों से उबरने वाली संत स्तर की गोली है, राउंड बॉल ने कहा। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस संत स्तर के गू कृमि का स्तर बढ़ा सकूं, तो मैं इसे 2 या 3 संत स्तर की द्वितीय आपदा की गोलियां दे सकता हूं। एक की तो बात ही छोड़ो। वान टेंग ने गू कृमि को ध्यान से देखा और मुंह फुलाया। गोल गेंद ने अपने होंठ चटकाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कभी कभी ऐसा लगता था कि वान टैंग कंजूस है, लेकिन कभी कभी वो उदार प्रतीत होता था। अगर वो इस संत स्तर की द्वितीय श्रेणी की गोली की नीलामी करता, तो ये बेहद महंगी होती। इससे निश्चित रूप से कई विष तत्व वाले योद्धा आकर्षित होते और इसे पाने के लिए होड़ मच जाती। हालांकि वान टेंग ने इसे 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि को उदारतापूर्वक दे दिया। आम लोग ऐसा नहीं कर पाते। सिजल। काली धुंध फैल गई और पूरे अंतरिक्ष यान को भर दिया। धातु की दीवारों से गहरे लाल रंग की प्रकाश किरणें निकली। काली धुंध के क्षरण का प्रतिरोध करते हुए प्रतीक चिन्ह झिलमिला रहे थे। आपको जहरीली धुंध को नियंत्रित करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा दें, राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया। वान टेंग को किसी याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही कार्रवाई कर चुका था। धमाका। उसने हाथ हिलाया और उसके केंद्र में स्थित अंतरिक्ष यान में एक गाढ़ा विषैला पदार्थ फैल गया। इसने विषैली धुंध को एक ढाल की तरह ढक लिया, जिससे वो और आगे फैलने से रुक गई। प्रकाश की ढाल अंतरिक्ष यान के बाहरी भाग से नहीं टकराए। उनके बीच केवल एक छोटा सा अंतर था। अगर आप ध्यान से नहीं देखते, तो आपको वो अंतर दिखाई नहीं देता। उनका नियंत्रण उत्कृष्ट था। जब विषैली धुंध ढाल से टकराई तो उसमें से एक सरसराहट की आवाज निकली। ढाल पर मंत्र प्रकट होने लगे। वे झिलमिलाते हुए विषैली धुंध के क्षरण को रोक रहे थे। विष का स्रोत, चौथा स्थान। उसने जिस जहर के स्रोत का जिक्र किया था, उसे अब इस्तेमाल में लाया गया। वान टैंग की विष नक्षत्र शक्ति दानव कमल विष शरीर से प्राप्त हुई थी। भले ही 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव कृमि का विष अत्यंत शक्तिशाली हो, वो प्रकाश कवच को भेद नहीं पाएगा। बेशक 6 पंखों वाला दिव्य दानव वान टेंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे, तो वान टेंग अपनी वर्तमान क्षमता से इतनी आसानी से उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये दृश्य देखकर गोल गेंद ने राहत की सांस ली। वो मन ही मन कुछ बुदबुदाए। जैसा कि अपेक्षित था, गू कृमि जितना अधिक असामान्य होगा, उसका गुरु थे। विषैले कोहरे को नियंत्रित करने के बाद वान टैंग ने तुरंत 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू कृमि की ओर देखा। उसकी निगाहों में हल्की सी चमक थी। काली धुंध लगातार इधर उधर घूम रही थी, जिससे 6 पंखों वाला स्वर्गीय दानव गू कृमि पूरी तरह से उसमें डूब गया था। हालांकि
अपनी वास्तविक दृष्टि से वो अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि के शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होते देखा। यह ऊर्जा उसके शरीर को रूपांतरित कर रही थी। ऐसा लगता है कि ब्लड एविल हॉट रिवाइटलाइजिंग पिल अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। यह वाकई 6 विंग्ड हेवनली डेविल गू वर्म के खिलाफ कारगर है। वान तेंग ने राहत की सांस ली। वो बहुत खुश था। वो ब्लड एविल हॉट रिवाइटलाइजिंग पिल के प्रभावों से अवगत था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इसे किसी गू कृमि को दे रहा था। इसलिए उसे चिंता थी कि कहीं वह इस संत स्तर के गू कृमि को नष्ट न कर दे। इस गू वर्म को बनाना आसान नहीं था। यदि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में पर्याप्त सामग्री नहीं होती और उसे एक दुर्लभ 6 पंखों वाला स्वर्गीय आत्मा कीट प्राप्त नहीं होता, तो वह इस 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू वर्म को बनाने में सक्षम नहीं होता। कैसा चल रहा है? राउंड बॉल ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस काले कोहरे में क्या हो रहा है। हो गया। मुझे अब 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू वर्म पर निर्भर रहना होगा। अब वान टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है। राउंड बॉल मुस्कुराया। बूम! जब वे बात कर रहे थे, तभी अंतरिक्ष यान में एक और विस्फोट हुआ। फिर अचानक काला धुआं केंद्र की ओर बढ़ गया। क्या हो रहा है? राउंड बॉल चौंक गया। कोई बात नहीं, यह अच्छी बात है। 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि ने अपने शरीर में सारा विषैला धुआं वापस समेट लिया है और अब वह निष्क्रिय अवस्था में जाने वाला है। वान टैंग मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक थी। मैं समझ गया। राउंड बॉल की निगाहें अजीब सी हो गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये 2 आपदाओं से भरी संत स्तर की गोली इसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। कौन जाने, ये तो भाग्य पर निर्भर है। वान टैंग मुस्कुराया। क्या आपको चिंता नहीं है? क्या आपको डर नहीं है कि यह असफल हो जाएगा? यह एक 2 आपदा संत स्तर की गोली। राउंड बॉल ने उसकी ओर देखा और पूछा। डरने की क्या बात है? भले ही इससे कोई प्रगति न हो, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 2 आपदा संत स्तर की गोली। 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू कृमि का रूपांतरण पहले ही शुरू हो चुका है। यह एक अटल सत्य है। मैं इसे अपनी अगली उन्नति की तैयारी मान सकता हूँ। वान तेंग ने बेपरवाही से कहा। और अगर यह उन्नति नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि इसमें अपार क्षमता है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बात में दम है। राउंड बॉल ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसे यह मानना ही पड़ा कि वान टैंग की बात समझ में आती थी। परिवर्तन शुरू हो चुका था। ये गोली व्यर्थ नहीं गई। और अगर यह आगे नहीं बढ़ सका, तो वान टैंग सही हो सकता है। ये गू कीड़ा, इसमें अपार संभावनाएं थी। बेशक यह असंभव था। अगर 6 पंखों वाला दिव्य दानव गू वर्म संत स्तर की द्वितीय आपदा की गोली की मदद से अगले स्तर तक न पहुंच पाए तो यह असामान्य होगा। कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली टाइटन स्तर के तारा जीवों में भी शायद ये क्षमता न हो। नहीं, यहां तक कि टाइटन स्तर के ब्रह्मांडीय दानव में भी इतनी क्षमता नहीं थी। बहुत जल्द ही काला कोहरा 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि के शरीर में समा गया। केवल एक छोटी सी गेंद शेष रह गई। इसने 6 पंखों वाले दिव्य दानव गू कृमि को एक काली गोली की तरह घेर लिया। वान टेन चकित रह गया। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू कृमि को बनाते समय देखा था। उस समय ये कवच विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बना था। अब ये गोलाकार कवच 6 पंखों वाले स्वर्गीय शैतान गू कृमि के विष और रक्त दुष्ट हृदय पुनर्जीवन गोली की ऊर्जा से बना है। हमें बस इसके जागने का इंतजार करना होगा। वान टैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काली गोली अपने आप उसकी हथेली पर गिरी और गायब हो गई। फिर उसने जैड की बोतल में बची हुई गोली पर नजर डाली। उसकी निगाहें थोड़ी सी डगमगाईं और उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि इस गोली को निगलने के बाद दानव कमल विष शरीर में क्या परिवर्तन होंगे। क्या तुम अब ये गोली लेने वाले हो? राउंड बॉल ने पूछा। उसे अचानक एक विचार आया। जल्दी नहीं है। हम ग्रह तक पहुंचने से बस कुछ ही घंटे दूर है। शायद इस गोली को पचाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। वान टैंग ने सिर हिलाया और गोली रख ली। यहां तक कि 6 पंखों वाले स्वर्गीय दानव गू वर्म को भी 2 आपदा संत स्तर की गोली को अवशोषित करने में कुछ समय लगा। वह अभी केवल स्वर्गलोक में ही था, इसलिए संत स्तर की गोली को अवशोषित करने में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा। भले ही वो वर्ल्ड डेवोरर और अपनी दिव्य स्तर की विश्व प्रतिभा को सक्रिय कर ले, यह आसान नहीं होगा। इस गोली का सेवन करने का ये सही समय नहीं था। वान टैंग के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर ब्लड गॉड क्लोन ने एट्रीब्यूट बबल्स के भीतर ज्ञान का अनुभव किया और चकित रह गया। लगता है शरीर की मुख्य क्षमता में फिर से सुधार हो गया है। वो मुस्कुराया।
उसका मूड अच्छा था। उसकी क्षमता में वृद्धि का अर्थ था कि उसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। वह अपने विषैले ज्ञान का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी, ब्लड वैनम डेविल स्पाइडर ने रक्त तत्व को नहीं समझा। उसके हमलों में केवल विष का मूल तत्व था, रक्त का मूल तत्व नहीं। ब्लड गॉड क्लोन को अचानक कुछ सूझा। पहले तो उसने सोचा था कि ब्लड वैनम डेविल स्पाइडर के रक्त विष में रक्त तत्व होगा। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो वह विष के मूल तत्व को अपने रक्त में मिला रहा हो। हालांकि विष का रूपांतरण रहस्यमय और विचित्र था, लेकिन इसमें रक्त तत्व का ज्ञान नहीं था। सौभाग्यवश ब्लड गॉड क्लोन को यह ज्ञान प्राप्त हो गया था। वह जिस रक्त विष को जानता था वह वास्तव में रक्त विष था। इसका किसी के रक्त पर भयावह प्रभाव हो सकता था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्लड पॉइजन डेविल स्पाइडर की विष पर महारत वास्तव में ब्लड गॉड क्लोन की तुलना में कमतर थी। इसके पकड़े जाने की संभावना स्वाभाविक है, हालांकि इसका चुनाव बुद्धिमानी भरा था। अगर यह ब्लड गॉड क्लोन का अनुसरण करता, भविष्य में ये रक्त की उत्पत्ति को समझने में सक्षम हो सकता है। समय के साथ इसकी क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ब्लड वैनम डेविल स्पाइडर डरपोक था, लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज थी। रक्त देवता को रोकने के लिए कोई और शक्तिशाली तारा जीव प्रकट नहीं हुआ। क्लोनों का रास्ता, उनमें से अधिकतर उच्च श्रेणी के शाही स्तर के या उससे नीचे के थे। पिशाच युद्धपोतों पर मौजूद रक्त ऊर्जा तोपें उन्हें आसानी से नष्ट कर सकती थी। रक्त देवता के क्लोन ने अपने पैर मोड़े और आंखें बंद कर ली। उसी समय वो शून्य धारा बेल्ट में मौजूद अंतरिक्ष और समय के गुणों को ग्रहण कर रहा था और उन्हें अपने वास्तविक रूप में भेज रहा था। अंतरिक्ष विशेषता ठीक थी, ये शून्य जलधारा क्षेत्र में आम थी, लेकिन समय विशेषताएं दुर्लभ थीं। वे कभी कभार ही देखने को मिलती थीं। इस प्रकार उसने समय से संबंधित कुछ ही गुण सीखे। अब तक वांग टैंग की टाइम फिजिक अभी भी दूसरे स्थान पर थी। समय की शक्ति को साधारण शक्तियों से नहीं मापा जा सकता था, यहां तक कि द्वितीय श्रेणी की समय शक्ति भी ब्रह्मांडीय और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को प्रभावित कर सकती थी। आखिरकार ये ब्रह्मांड में एक वर्जित शक्ति थी। यह अंतरिक्ष की शक्ति से भी कहीं अधिक अजेय थी। यहां तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी समय की शक्ति के हस्तक्षेप को नकार नहीं सकते। ये केवल हस्तक्षेप की तीव्रता का मामला था। बूम! एक निश्चित क्षण में युद्धपोत में हल्का सा कंपन हुआ और वो पूरी तरह से शून्य जलप्रपात क्षेत्र से बाहर निकल गया। क्या हम पहुंच गए हैं? ब्लड गॉड क्लोन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ब्लड सन, हम तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र में पहुंच गए हैं, ज़ारोसा ने आगे बढ़कर कहा। अब वह पूरी तरह से ब्लड गॉड क्लोन में विलीन हो चुकी थी। ब्लड गॉड क्लोन जानता था कि उसकी कुछ और योजनाएं हैं, लेकिन जोखिम उठाने के लिए वह उसकी प्रशंसा करता था। अब वह उसे अस्वीकार नहीं करता था। एक कुशल सहायक बहुत उपयोगी थी, वो सभी छोटे मोटे काम संभाल सकती थी। मामले, ज़ारोसा क्रोधित नहीं थी, बल्कि वो प्रसन्न थी। उसे आशा की किरण दिखाई दी। उच्च कोटि का शैतान सम्राट बनने की यही उम्मीद थी। यूफेलिया ने दांत पीस लिए। उसकी इच्छा थी कि वह ज़ारोसा का चेहरा पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे एक आदमी को छीनने की? क्या उसे लगा था कि ब्लडस्लेयर प्रिंसेस मिट्टी की बनी है? हालांकि उसकी स्थिति ज़ारोसा से अलग थी। उसने लड़ाई नहीं लड़ी। इन तुच्छ बातों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सुधार पर अधिक जोर दिया। उसकी क्षमता, इस बार जब वो प्रकाश ब्रह्मांड में आए तो उसे अपना पालन पोषण करना होगा। अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके ब्लड सन से मुकाबला करें। हाँ, रक्त देवता के क्लोन ने सिर हिलाया। पूरी गति से रवाना हो जाओ और आगे बढ़ो। सबसे पहले तियानजू ग्रह। जी श्रीमान। ज़ारोसा ने तुरंत सिर हिलाया और युद्धपोत को आदेश दिया। युद्धपोत ने अपनी गति अधिकतम कर ली और अंधकार में ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। बूम! युद्धपोत पर रक्त जैसे लाल रंग के पैटर्न फैलते हुए ऊर्जा एकत्रित कर रहे थे। तेजी से, फिर पूरा युद्धपोत गहरे लाल रंग की प्रकाश किरण में बदल गया और आसमान में उड़ गया। अंतरिक्ष में हलचल हुई और युद्धपोत गायब हो गया। यह अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका था। अंधकार में ब्रह्मांड, राउंड बॉल और वांग टेन पहले ही सोलर ड्रैगन गैलेक्सी के बाहर एक निर्जन ग्रह पर पहुंच चुके थे। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उतरा। चारों ओर धूल उड़ रही थी। वो ग्रह बंजर था। जमीन गड्ढों, टूटी चट्टानों और धूल से ढकी हुई थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था। ये ग्रह ब्रह्मांड में कहीं अधिक अदृश्य था। कोई भी इसे नोटिस नहीं करता। वांग टेन फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान से बाहर निकला और उसे एक तरफ रख दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। ये तो सचमुच बंजर है। वो अवाक रह गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा,
अगर मैं यहाँ एक स्पेस एरे बना दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बार में ही रून सरणी बनाना बेहतर है, अगर ऐसा नहीं किया तो ये खतरनाक होगा, राउंड बॉल ने कहा। कोई बात नहीं, मैं इस ग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष सरणी बना लूंगा। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ है और इसका पता नहीं चलेगा। तीनों क्षेत्रीय क्षेत्रों के बीच यात्रा करना बहुत मुश्किल है। मुझे अंतरिक्ष सरणी की आवश्यकता है, वान टैंग ने कहा। दरअसल तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के बीच एक अंतरिक्ष सरणी हुआ करती थी। हालांकि अंधेरी शक्तियों को सरणी का उपयोग करने से रोकने के लिए तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के लोगों ने टेलीपोर्टेशन सरणी को नष्ट कर दिया, राउंड बॉल ने कहा। उन्होंने इसे नष्ट कर दिया? वान टैंग थोड़ा हैरान था। बिल्कुल सही, जिस ग्रह पर कभी एक विशाल अंतरिक्ष दूरसंचार प्रणाली हुआ करती थी, उस पर अंधेरी शक्तियों का कब्जा हो गया। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के लोगों के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राउंड बॉल ने आह भरी। कुछ नहीं किया जा सकता। उन काली आत्माओं का प्रकट होना बहुत अचानक हुआ। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के लोगों ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होगा। वान तेंग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उन्हें द्वितीय करियर गठबंधन के मुख्यालय में हुई दुखद लड़ाई याद आ गई। बिल्कुल सही, राउंड बॉल ने आह भरी। किसने सोचा होगा कि तीनों समृद्ध क्षेत्रीय राज्य इस हालत में पहुंच जाएंगे? द्वितीय करियर गठबंधन के मुख्यालय के साथ तीनों क्षेत्रीय क्षेत्रों को बहुत लाभ हुआ। ये समृद्ध था और प्रतिदिन अनगिनत योद्धा आते जाते रहते थे। लेकिन अब इस बात की 80% संभावना थी कि यह अंधकार की उपजाऊ भूमि में बदल जाएगा। यह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौट पाएगा। समय बर्बाद न करें, मैं अभी स्पेस एरे को तराशना शुरू करूंगा, वान टैंग ने दृढ़ता से कहा। उसने अपने पैर हिलाए और प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर ग्रह की गहराई की ओर उड़ने लगा। कुछ समय बाद उसके सामने एक विशाल दरार दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि यह कैसे बनी, लेकिन ये सीधे जमीन में जा रही थी। यही तो है, वान टैंग की आंखें चमक उठी। वो तेजी से अंदर घुसा और नीचे की ओर चल पड़ा। आयामी दरार चौड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, वह संकरी होती गई। सौभाग्य से वान तेंग जैसे शक्तिशाली योद्धा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने हाथ हिलाया और सुनहरी रोशनी की किरणें निकलीं। वे घूमती हुई चारों ओर की बाधाओं को तोड़ती गईं, जिससे एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा रास्ता बन गया। वान टेन कुछ देर तक उड़ता रहा और अंत में जमीन के नीचे पहुंच गया। यहाँ एक विशाल स्थान था जो स्पेस अरेज बनाने के लिए उपयुक्त था। वह रुका और हवा में तैरने लगा। उसकी निगाहें झपकी और शक्ति, अंतरिक्ष और उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता एक ही समय में प्रवाहित हुई। वे नक्काशीदार चाकुओं में परिवर्तित हो गए और जमीन पर नक्काशी करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस भूमिगत स्थान में, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, धीरे धीरे एक अंतरिक्ष दूरसंचार प्रणाली उभरने लगी। जब वह मुख्य क्षेत्र में पहुंचा तो वांग टेंग अचानक रुक गया। वह जमीन पर उतरा और पालथी मारकर बैठ गया। यह क्या है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। अब आइए रक्त देवता क्लोन द्वारा गंतव्य के सटीक निर्देशांक भेजने का इंतजार करें, वांग टैंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। आंखें? मुझे उम्मीद है कि वो कोई छिपा हुआ स्थान खोज लेगा। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और उसने सख्ती से कहा, वो निश्चित रूप से ये कर सकता है। वांग टैंग मुस्कुराया। क्या आप सचमुच उनके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। ये कहना ज्यादा सही होगा कि मैं खुद को बहुत ऊंचा समझता हूं, वांग टैंग हंसा। गोल गेंद। इस व्यक्ति की बात तर्कसंगत थी, इसे नकारा नहीं जा सकता था। तियानजू ग्रह। यह मूल रूप से पन्ना हरे रंग का एक सुंदर ग्रह था। गहरा नीला रंग, मौसम सुहावना था और रहने के लिए बहुत उपयुक्त था। ये कभी तियानलान साम्राज्य के 10 प्रमुख शासक ग्रहों में से एक था। इसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी, जिसने अनगिनत योद्धाओं को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया। आरंभ में जिस आकाशगंगा में ये ग्रह स्थित था, वो पूरी तरह समृद्ध थी। असंख्य अंतरिक्षयान लगातार आते जाते रहते थे और हर जगह विभिन्न प्रकार की तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं देखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए स्टेलर रेस्टोरेंट्स, स्टेलर एम्यूजमेंट पार्क्स, स्टेलर म्यूजिक हॉल्स। ये जगहें बेहद खूबसूरत और भव्य थीं। आप विशाल ब्रह्मांड को देख सकते थे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते थे, संगीत सुन सकते थे और तरह तरह के मनोरंजनों का लुत्फ उठा सकते थे। यह एक बेहतरीन जगह थी और बेहद शानदार थी। जीवंत। लेकिन अब ये ग्रह घने काले कोहरे से घिरा हुआ था। यह एक अंधकार में आभा से भरा हुआ था और पूरी आकाशगंगा खंडहर में तब्दील हो गई थी। हर तरह का कूड़ा कचरा खालीपन में तैर रहा था। ये वीरान था। तियानजू ग्रह तियानजू आकाशगंगा में स्थित था।
इस आकाशगंगा पर पूरी तरह से अंधेरी शक्तियों का कब्जा हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। जो लोग इस जगह से परिचित नहीं थे, उन्हें लग सकता था कि वे किसी अंधकारलोक में आ गए हैं। हर जगह कूड़ा कचरा और मलबा दिखाई दे रहा था। वे शून्य में तैर रहे थे। आप कुछ ऐसे शव भी देख सकते थे जो अंधकार में शक्ति से दूषित थे। उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। कुछ ने अपना एक हाथ या एक पैर खो दिया था। कुछ के शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। सभी शवों पर अजीबोगरीब काले निशान बने हुए थे। वे अंधकार के गुलाम बन चुके थे और अंधेरे और ठंडे शून्य में अचेतन रूप से तैर रहे थे। एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद ये दूषित शव तोप के चारे की पहली लहर बन जाएंगे। ये दृश्य थोड़ा भयावह और डरावना होगा। इस समय वे ठंडी और भावहीन आंखें तेजी से घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे गहरे ब्रह्मांड से आने वाले हर जीवित प्राणी को घूर रही हो, जिससे उनके रूप में एक विचित्रता का भाव जुड़ गया था। अचानक गहरे लाल रंग का एक युद्धपोत अंतरिक्ष से उड़ता हुआ आया। खून की एक भयंकर दुर्गंध चारों ओर फैल गई। अंधकार में शक्ति से दूषित शव ऐसे पीछे हट गए मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। वे और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। स्विश! गहरे लाल रंग का युद्धपोत तेज गति से तियांजु ग्रह की ओर बढ़ रहा था। उसने अजीबोगरीब लाशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये योद्धा प्रकाश ब्रह्मांड से आए हैं? युद्धपोत में ब्लड गॉड क्लोन ने पैनोरेमिक सिमुलेशन के माध्यम से बाहर का दृश्य देखा। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। ऐसा ही होना चाहिए। ज़ारोसा ब्लड गॉड क्लोन के पीछे खड़ी थी और शांत भाव से बाहर के नज़ारे को देख रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, इस आकाशगंगा पर हमने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। लाइट यूनिवर्स के योद्धा या तो मर चुके हैं या भाग रहे हैं। बाकी सब डार्क फोर्स से सने शव हैं। वे अब असली योद्धा नहीं रहे। हम प्रकाश ब्रह्मांड के ये योद्धा कुछ भी नहीं हैं। साधारण अंधकार में प्रेतों के आने मात्र से ही वे असहाय हो जाते हैं। अब जब हम यहाँ आ गए हैं, तो तीनों क्षेत्रों को भ्रष्ट करने में बस कुछ ही समय बाकी है, जैकिंस ने अचानक कहा। वह पास ही खड़ा था। वह बेहद गर्वित था और प्रकाश ब्रह्मांड के वीर योद्धाओं को निहार रहा था। ब्लड गॉड क्लोन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। क्या यह आदमी फिर से घमंड कर रहा था? वह इन काली परछाइयों का सम्मान करता था। वे हमेशा अहंकारी थीं और सभी जीवित प्राणियों को नीचा समझती थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अंधकार में प्रेत ही परम सत्ता हो। इस व्यक्ति को अभी अभी प्रकाश ब्रह्मांड के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हराया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अब इसके बारे में भूल चुका है। उसे अचानक खुजली महसूस हुई। वह अपने पूरे शरीर के लिए उन्हें फिर से प्रताड़ित करना चाहता था। कोई हमारा स्वागत करने आया है? ज़ारोसा ने अचानक सामने की जगह की ओर देखा और कहा। हाँ, ब्लड गॉड क्लोन ने उसकी ओर देखा और तियांजु ग्रह से कुछ काले अंतरिक्ष यान उड़ते हुए दिखाई दिए। स्वाइश स्वाइश स्वाइश! अंतरिक्ष यान जल्द ही उनके सामने आ गए। वे धीरे धीरे रुक गए और वैम्पायर युद्धपोत का रास्ता रोक दिया। क्या तुम पिशाच जाति के प्रतिभाशाली लोग हो? अंतरिक्ष यान से एक आवाज आए। आप उस व्यक्ति को देख नहीं सकते थे, आप केवल उसकी आवाज सुन सकते थे। हाँ, ज़ारोसा ने ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा। उसके इशारे पर युद्धपोत से उसकी आवाज आए। उसने शांत स्वर में कहा, वैम्पायर ब्लड सन शैतान टाइटन के आदेश पर ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कार्यभार संभालने आया है। तुम्हारा नेता कहाँ है? काले अंतरिक्ष यान से आने वाली आवाज कुछ देर तक शांत रही, फिर उसे दोबारा सुना गया। हम आलसी धुंध से डोवुगाओ के आदेश पर आपका स्वागत करने आए हैं। कृपया हमारे साथ चलें। वैम्पायर युद्धपोत में ज़ारोसा ने भौहें चढ़ाई। उसने ब्लड गॉड क्लोन की ओर देखा और कहा, ब्लड सन, वे दिलचस्प। लगता है मुझे ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप पर कब्जा करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। लगता है वे दोस्त नहीं है। डोवुगाओ आलसी धुंध जाति का एक दुर्जेय योद्धा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसकी असली पहचान क्या है, ज़ारोसा ने कहा, ब्लड सन, क्यों न मैं उससे पहले मिल लूं? ज़ालानबो ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शैतान टाइटन ने मुझे खुद ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर नियुक्त किया है। मुझे नहीं लगता कि दूसरा पक्ष हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा। ब्लड गॉड क्लोन ने हाथ हिलाते हुए शांत भाव से कहा, अगर मैं नहीं गया तो मैं दूसरे पक्ष के जाल में फंस सकता हूं, जो अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता। वो ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का इंचार्ज कैसे हो सकता है? उस समय मेरी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिर जाएगी। मैं लापरवाह था। ज़ालानबो की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। चलो उनका पीछा करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उनके पास क्या क्या तरकीबें हैं।
ब्लड गॉड क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ काले अंतरिक्षयान आगे आगे चल रहे थे, जबकि पिशाच युद्धपोत उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे सीधे तियानजू ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। काले कोहरे की परतों को पार करने के बाद अंततः ग्रह का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। ब्लड गॉड क्लोन का दिल बैठ गया। एक अवर्णनीय भावना बाहर निकल आया। बहुत दुखद, ये बहुत निराशाजनक था। पूरे ग्रह में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। गहरा अंधकार पूरे ग्रह को भर दिया। सुंदर नीले और पन्ना रंग के ग्रह में घोर अंधेरा छा गया। जमीन से काले धुंध के गुच्छे उठने लगे। धरती, जंगल और समुद्र सब काले पड़ गए थे। घना अंधेरा। एक अलौकिक शक्ति ने पूरे ग्रह को अपने कब्जे में ले लिया था। इसे अंधकार में ग्रह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। प्रकाश ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों के कोई संकेत नहीं थे। तियानजू ग्रह, वहां केवल वीर योद्धाओं के शव या काले प्रेत ही दिखाई देते थे। धरती पर मौजूद समृद्ध और भव्य इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं। इमारतों के बड़े बड़े हिस्से ढह रहे थे। चारों ओर तबाही का मंजर था। वैम्पायर युद्धपोत काले अंतरिक्ष यानों के साथ जमीन पर उतरा। ये तियानजू ग्रह का अंतरिक्ष यान घाट हुआ करता था। अब यहाँ केवल अंधकार में प्रेतों के अंतरिक्ष यान और युद्धपोत ही बचे थे। प्रकाश ब्रह्मांड में अब कोई अंतरिक्ष यान नहीं था। कुछ लोग काले अंतरिक्ष यानों से बाहर निकले और बाहर इंतजार करने लगे। वे सभी आलसी धुंध जाति के काले प्रेत थे। वे आलसी धुंध में इस कदर लिपटे हुए थे कि कोई भी उनके चेहरे नहीं देख सकता था। हालांकि उनकी आभा के आधार पर वे संभवतः मध्य स्तरीय शैतान सम्राट थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वैम्पायर युद्धपोत टस से मज नहीं हुआ। लेजी मिस्ट के काले प्रेत आपस में फुसफुसाने लगे। फिर उन्होंने वैम्पायर युद्धपोत पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। हमारा रक्तपुत्र अभी भी विश्राम कर रहा है। पहले उसका इंतजार करो। युद्धपोत के भीतर से एक शांत आवाज आई। सन्नाटा छा गया। आलसी धुंध के काले प्रेत शांत हो गए। लंबी यात्रा, थकाने वाला। अगर यह कोई कमजोर व्यक्ति होता तो यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य होता, लेकिन उनके जैसी शक्तिशाली हस्ती के लिए यह बहाना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी भरा था। अगर आप बहाना ढूंढना चाहते हैं तो कृपया कोई अच्छा बहाना ढूंढें। वे इस बकवास पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा पक्ष उनके प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रहा था। हालांकि वे एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वे जानते थे कि पिशाचों में कई उच्च कोटि के शैतान सम्राट थे और वे तो केवल मध्य कोटि के शैतान सम्राट थे। वे वांग टैन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पलक झपकते ही लेजी मिस्ट के काले प्रेतों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमें क्या करना चाहिए? एक आलसी धुंध के काले प्रेत ने आवाज संचार का उपयोग करते हुए पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? हम केवल इंतजार कर सकते हैं, आलसी धुंध के एक अन्य काले प्रेत ने बेबसी से कहा। हमें आलसी धुंध के डोवू गांव ने भेजा था। ये पिशाच हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आलसी धुंध जाति के उस काले प्रेत ने असंतुष्ट होकर कहा। तो क्या हुआ? वो पिशाच का रक्त पुत्र है और शैतान टाइटन द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त ब्लैक एविल ट्रूप का कमांडर है। हम जैसे मध्यम दर्जे के शैतान सम्राटों की बात न करें। अगर डोवू गांव खुद भी आ जाए तो दूसरा पक्ष उसे कोई सम्मान नहीं देगा, एक अन्य आलसी धुंध के काले प्रेत ने कहा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मुंह खोलने वाले पहले आलसी धुंध के काले प्रेत ने गुस्से से कहा। काली सजा की टुकड़ी की कमान हमेशा से डोवू गांव के पास रही है। अब अचानक एक पिशाच रक्तपुत्र के हाथ में आ गई है। हमारे बारे में बात न करें। मैंने सुना है कि पिशाच रक्तपुत्र एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट है। उसे उसकी खूबियों के कारण विशेष रूप से काली सजा की टुकड़ी का कमांडर बनाया गया है। उसकी ताकत के साथ वह आलसी धुंध के बिना काली सजा की टुकड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह सही है। उच्च अधिकारियों ने डोवू गांव को सहयोग करने के लिए छोड़ दिया। वैम्पायर ब्लड सन के साथ हमारे स्वामी की मदद के बिना उसे ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को नियंत्रित करने में बहुत मुश्किल होगी। एक और लेजी मिस्ट डार्क एपेरिशन ने सहमति में सिर हिलाया। हम बस देखते रहो। इस पिशाच के बेटे को इसका पछतावा होगा। बोलने वाले पहले आलसी धुंध के काले प्रेत ने उपहास किया। वैम्पायर युद्धपोत में कई वैम्पायर डार्क एपेरिशन प्रतिभाएं बाहर की स्थिति पर नजर रख रही थी। तभी वे ब्लड गॉड क्लोन के पिछले हिस्से को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे समझ गए थे कि ब्लड सन आलसी धुंध की काली आत्माओं को क्यों अनदेखा करना चाहता था। यहां तक कि वे भी अपमानित होने से दुखी थे। वे अपने गुस्से को इतनी आसानी से कैसे दबा सकते थे? ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कार्यभार संभालना सभी पिशाच आत्माओं के लिए एक रोमांचक मामला था।
लेकिन मौजूदा हालात से वे खुश नहीं थे। आलसी धुंध जाति के डोवू गांव ने रक्तपुत्र को आते देख अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। उसने बस किसी को उसे लाने के लिए भेजा और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। वो ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर का स्वागत करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। इसके बजाय वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो किसी और के साथ व्यवहार कर रहा हो। अधीनस्थ पिशाचों की काली परछाइयां बहुत खराब मूड में थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। ये पिशाचों का अपमान था, लेकिन ब्लड सन के कारनामों को देखने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लड सन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकाया जा सके। पिशाचों की काली आत्माएं जहाज से उतरने की जल्दी में नहीं थीं। वे देखना चाहते थे कि आलसी धुंध वाली जाति की काली आत्मा कितने समय तक टिक सकती है। ज़ारोसा, क्या तुम्हें डोवू गांव की पहचान मिल गई है? ब्लड गॉड क्लोन ने अचानक शांत स्वर में पूछा। अभी नहीं। मुझे मिल गया। ज़ारोसा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, अचानक धीरे से कहा। फिर उसका लहजा बदल गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, ये डोवू गांव वाकई आलसी धुंध जाति का एक दुर्जेय योद्धा है। वो उच्च श्रेणी के दानव सम्राटों के 5वें स्तर का दानव सम्राट है और 1000 सम्राटों की सूची में 6065वें स्थान पर है। वह बहुत शक्तिशाली है। 1000 सम्राटों की सूची, क्रमांक 6065। रक्त देवता का क्लोन था। स्तब्ध। 6065वां स्थान तो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। क्या इसे शक्तिशाली माना जा सकता था? क्या उनकी समझ में कुछ गड़बड़ी थी? ज़ालानबो, ज़ेनियर और अन्य उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट 1000 सम्राटों की सूची सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें तीव्र हो गईं। उनके लिए अगला कदम था 1000 सम्राटों की सूची के लिए लड़ना। प्रतिभाएं तो प्रतिभाएं ही होती है। 1000 सम्राटों की सूची में केवल वास्तविक दुर्जेय योद्धा ही शामिल हो सकते थे। सभी अंधकार में प्रेत उनके बारे में जानते थे और उनका सम्मान करते थे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 1000 सम्राटों की सूची विभिन्न जातियों के दानव सम्राटों की रैंकिंग है। इसमें केवल 10,000 स्थान है और रैंक में शामिल सभी उच्च श्रेणी के दानव सम्राट हैं। 6065वीं रैंक भी बहुत शक्तिशाली है। ब्लड गॉड क्लोन के उलझन भरे चेहरे को देखकर ज़ारोसा मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थी कि यह उसकी फिर से कमजोरी है। 10,000, इतने सारे! ब्लड गॉड क्लोन आश्चर्यचकित रह गया। विभिन्न जातियों के इतने शक्तिशाली योद्धा हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए 10,000 स्थान है। इस रैंकिंग में जगह बना पाना सम्मान की बात है, ज़ारोसा ने बताया। इसका मतलब है कि शीर्ष 6065 में शामिल होना बुरा नहीं है। ब्लड गॉड क्लोन ने ज़ालानबो और अन्य लोगों की ओर मुड़कर देखा। क्या तुम 1000 सम्राटों की सूची में शामिल हो सकते हो? हम नहीं कर सकते। ज़ालानबो ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। ब्लड सन हमें बहुत ऊंचा समझता है। हम अभी अभी उच्च कोटि के शैतान सम्राट बने हैं। 1000 सम्राटों की सूची में शामिल शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ने का अभी हमारे लिए समय नहीं है। तुम भी नहीं कर सकते। ब्लड गॉड क्लोन थोड़ा हैरान था। ब्लड सन शायद उनसे लड़ सकता है। ज़ारोसा को अचानक कुछ सूझा। पता नहीं उसका रैंक क्या होगा। ब्लड सन शीर्ष 9000 तक पहुंच सकता है। ज़ालानबो ने कुछ देर सोचा और फिर आगे कहा, हालांकि अगर ब्लड सन उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट बन जाता है तो वो 7000 तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। ज़ारोसा ने सिर हिलाया। उसने ज़ालानबो के अनुमान से सहमति जताई। उन्होंने स्वयं रक्तपुत्र की क्षमता देखी थी। वो मानव मार्शल योद्धा की संत स्तरीय शक्ति का सामना करने में सक्षम था। इस क्षमता ने सब कुछ साबित कर दिया। जिस सर्वोच्च स्तर के शाही स्तर के 5वें दर्जे के तारा दानव को उसने अभी अभी पराजित किया था, उसके साथ साथ उन्हें उसकी क्षमता की एक नई समझ भी प्राप्त हुई। उसके लिए शीर्ष 10,000 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। 10,000 शायद बहुत ज्यादा लगे, लेकिन यह अनगिनत अंधेरे अनुभवों पर आधारित था। अंधकालोक में प्रेत दर्शन। वहां सभी जातियों के अनगिनत शक्तिशाली योद्धा थे। उस विशाल सेना के सामने 10,000 कुछ भी नहीं थे। साथ ही वे केवल प्रतिभाशाली ही नहीं थे, कई उच्च कोटि के शैतान सम्राट भी थे। ब्लड गॉड क्लोन की क्षमता असामान्य थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वे यह अनुमान नहीं लगाते। एक मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के रूप में उनकी तुलना 1000 सम्राटों की सूची में शामिल प्रसिद्ध उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों से की जाती थी। अगर यह बात फैल गई तो कई लोग उन्हें भोला और खुद को जरूरत से ज्यादा समझने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाएंगे। ब्लड गॉड क्लोन दंग रह गया। ये दोनों इतनी तर्कसंगत बातें कर रहे थे मानो वह पहले ही 1000 एम्परर्स लिस्ट में किसी के साथ मुकाबला कर चुका हो। उसे लगभग उनकी बात पर यकीन हो गया था। हालांकि उसे 1000 सम्राटों की सूची में थोड़ी दिलचस्पी हो गई।
अब उस सूची में 6065 नंबर का एक दुश्मन था, शायद वो उसे हरा सके। उस व्यक्ति की क्षमता को देखने और पद की सार्थकता का आकलन करने के लिए। 1000 सम्राटों की सूची जितनी अधिक मूल्यवान होती, उसे उतने ही अधिक एट्रीब्यूट बबल मिल सकते थे। एट्रीब्यूट बबल्स की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस अवस्था में सामान्य मार्शल योद्धा उसे कई उपयोगी गुण प्रदान नहीं कर पाएंगे, वो केवल शक्तिशाली शक्तियों को ही निशाना बना सकता है। बेशक उन्होंने 6065वें स्थान पर रहे डोवो गांव को कम नहीं आंका। एक दुर्जेय योद्धा जो 1000 सम्राटों की सूची में शामिल हो सकता है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ब्लड गॉड क्लोन और बाकी लोग जल्दी में नहीं थे, लेकिन बाहर मौजूद लेजी मिस्ट की काली परछाइयां जल्दी में थीं। अचानक लेजी मिस्ट की एक काली आकृति ने अपनी कलाई पर लगे संचार उपकरण पर नजर डाली। उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। यह क्या है? एक और आलसी धुंध के काले प्रेत ने पूछा। ये लॉर्ड डुओवो गांव है। आलसी धुंध के काले प्रेत ने तुरंत फोन उठाया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। भगवान डुओवो गांव ने क्या कहा? सर, किसी को भेजकर इन पिशाच प्रतिभाओं को आमंत्रित करवाएंगे। आलसी धुंध के काले प्रेत ने दबे स्वर में हंसते हुए कहा। आलसी धुंध की काली परछाइयां नए आने वालों को उपहास भरी निगाहों से देख रही थीं। वे उसकी आवाज में क्रोध सुन सकते थे, इसलिए वे विनम्र नहीं थे। अब और हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी। आकाश से बिजली की गति से प्रकाश की कई काली किरणें नीचे की ओर आईं। आलसी धुंध के काले प्रेतों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने अपने सामने कुछ और आकृतियां देखी। उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से प्रणाम किया। प्रणाम स्वामी डोवो लुवान। ठीक है। सबसे आगे खड़ा आलसी धुंध का काला प्रेत एक उच्च कोटि का शैतान सम्राट था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और सामने खड़े पिशाच युद्धपोत की ओर देखा। क्या ये पिशाचों का युद्धपोत है? हाँ, लेजी मिस्ट के काले प्रेतों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। डोवो लुवान ने एक भयावह मुस्कान दी। उसने जमीन पर पैर पटका, जिससे जमीन चटक गई और टूटे हुए पत्थर हवा में उछल गए। फिर वह मौके पर ही गायब हो गया। बूम! अगले ही पल पिशाच के युद्धपोत पर एक भीषण विस्फोट हुआ। डोवो लुवान पिशाच के युद्धपोत पर एक बलि का बकरा बनकर उतरी। तोप! उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आलसी धुंध जाति के काले प्रेत अवाक रह गए। उनके जबड़े लटक गए और वे होश में नहीं आ सके। किसी ने भी डोवो लुवान से इस तरह किसी को आमंत्रित करने की उम्मीद नहीं की थी।